So hello and good morning to everyone. This is Alok Sharma and welcome to this particular video in which we are going to start chapter number 3, that is current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और 1 मार्क का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. तो चलिए आ जाइए. हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर चेंजेस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड. पोटेंशियल को डबल किया गया है, ठीक है. एंड कीपिंग द लेंथ सेम, लेंथ बिल्कुल सेम है, पहले जैसी है. एंड टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है. ऐसे केस में वी नीड टू फाइंड आउट द मोबिलिटी कैसे वेरी करेगी. तो देखो, मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, इसे लिखा जाता है माइनस ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ई. ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? एक्चुअली दिस टर्म, ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, दैट इज इक्वल्स टू वी डी, है ना. ये वी डी के बराबर होता है. और मोबिलिटी डिफाइन की जाती है वी डी डिवाइडेड बाई ई से. तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है माइनस ई टाउ डिवाइडेड बाई एम. फाइन. तो इसमें कहीं भी क्या आपको पोटेंशियल दिखाई देता है? पोटेंशियल नहीं दिखाई देता है. और टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है तो टाउ भी चेंज नहीं होगा, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, E is the charge on electron, M is the mass of electron, ठीक है. mu is the mobility. So tau will also not change because temperature को constant दिया गया है. तो mobility is independent. mobility यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे कोई changes नहीं आएगी mobility में, ठीक है. next question में आते हैं. when the potential difference is applied across the ends of a conductor, how is drift velocity of the electron related to the relaxation time? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम से कैसे रिलेट करता है? तो देख लो भाई, फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ. तो टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है ना. और उस समय पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. नाउ हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर? तो अभी मैंने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. और आपको एक बात बता दूं कि रिलैक्सेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है, ठीक है. दैट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ भाई. IV ग्राफ ऑफ मेटालिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 एज शोन इन द फिगर. विच ऑफ दिस टू टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई? इनमें से कौन सा लोअर है, क्यों है? तो देखो, ये जो IV है, IV मीन्स करंट वर्सेस वोल्टेज. करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना है, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना है. दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज. इस तरीके से कोई लाइन लगी है. अगर ऐसा ये स्ट्रेट लाइन बनता है ना, दैट मीन्स कि कंडक्टर जो है कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. अगर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो करंट को लिखा जाएगा करंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज, है ना. अब यहाँ पे देखो, आई क्या यहाँ पे तुम्हें वाई एक्सिस पे दिखाई देता है, और क्या वी वोल्टेज एक्स एक्सिस पे दिखाई देता है. दैट मीन्स कि 1 बाई आर इज नथिंग बट स्लोप. वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लाइन का इक्वेशन. सो एम इज द स्लोप where m is equals to 1 by r. तो यहाँ पे देखो, दो लाइनें जो दी हुई हैं, ये और ये. मान लिया कि ये ऐसे कंडक्टर का है जिसका रेजिस्टेंस R1 है और ये 2 वाले का रेजिस्टेंस R2 है. लेट सपोज द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज m2, नीचे वाले का, और इसका स्लोप क्या है, m1 है. तो मुझे बताओ m1 बड़ा है या m2 बड़ा है? जल्दी से बताओ, m1 बड़ा है या m2 बड़ा है? m1 इज ग्रेटर देन m2, है ना. और m1 को भाई हम 1 अपॉन R1 भी लिख सकते हैं, ये वाला रिलेशन से, है ना, which is greater than 1 upon R2 and hence यहाँ से देख लो R2 is greater than R1. ये बात समझ में आती है कि रेजिस्टेंस 2 is greater than रेजिस्टेंस 1. अगर रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन होता है? देखो, टेम्परेचर T2 is written as रेजिस्टेंस R2 is written as, इसे उठा देते हैं, R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1.
इस तरीके का रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है दैट मीन्स टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? सो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज for this material GaAs is shown in the figure. Identify the reason of negative resistance. Negative resistance तो मैंने अभी बताया कि ये स्लोप जो होता है ना 1/r दिखाता है ना, स्लोप जो होता है 1/r दिखाता है, और पॉजिटिव स्लोप के लिए पॉजिटिव रेजिस्टेंस होगा, नेगेटिव स्लोप के लिए नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखो ये D से E वाला स्लोप जो है नेगेटिव है ना, तो D से E पे रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। ठीक है। नाउ सेकंड, वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। देखो ओम्स लॉ तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कहीं भी ओबे नहीं कर रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन कहीं है ही नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली देखना है तो बी से सॉरी बच्चों, बी से सी तक देखो पॉजिटिव है स्लोप, और अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि चलो ये प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी से सी। ठीक है। प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद टेम्परेचर आपको बताना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। सो रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर, सो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों होती है? अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में पता था ना, R2 वाला फॉर्मूला तुम्हें बताए थे, R1 1 प्लस अल्फा T2 minus T1, where T1 and T2 are temperature. R1 is the resistance at T1 temperature, R2 is the resistance at T2 temperature. टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है फॉर अ मेटलिक बॉडी के लिए बात हो रही है ये। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए ये इक्वेशन बिल्कुल दोनों के लिए ही फॉलो करता है। तो ये रेजिस्टिविटी के लिए भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एंड हेंस द टेम्परेचर विल इंक्रीज विथ रेजिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। Question number 7. How does the random motion of free electron in a conductor gets affected when the potential difference is applied across its ends? तो देखो भाई, एक कंडक्टर ऐसे तुम ले लो, अगर इसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है ना, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडम मोशन करते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट होता रहता है। नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है कि नहीं? नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, है ना, वो जीरो होता है। ठीक है। अब जैसे ही एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है अक्रॉस दी कंडक्टर, पोटेंशियल के प्रोवाइड करते ही देखो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इनसाइड दी बॉडी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स आएगा विच इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E। ये वाला फोर्स एक पैदा होगा इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में जैसे ही मूव करना शुरू कर देते हैं, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? करंट कंस्टिट्यूट करने लगता है जैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जनरेट होता है। जनरेट होने की वजह से एक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे आता है विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, प्लॉट द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर द मटेरियल GaAs। अरे 8th क्वेश्चन तो ये देखो, 5th का जो क्वेश्चन है यही इसका आंसर है। ठीक है, यही ग्राफ आपको बनाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन ग्राफ। अगेन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, मेटल की बात चल रही है ना, तो मेटल के लिए क्या है? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाना है तो 0.2, 0.4 दिखा दो, टेम्परेचर दिखा दो 0, 50, 100 इन केल्विन। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। अच्छा, यही तो अभी पढ़ा आपने। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं।
येलो कलर, okay. Now define the term drift velocity of a charge carriers in a conductor and write its relationship with current flowing through it. क्या बोल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी कैसे डिफाइन करोगे, जल्दी बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस, है ना, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्चुअली इट इज द एवरेज और मीन वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्ज कैरियर्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आ रही बात। अब जैसे ही किसी कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कई सारे इधर उधर भी फ्लो कर रहे होंगे, कोई इस डायरेक्शन में कोई इस डायरेक्शन में, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेंगे, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। तो इस डायरेक्शन पे जो नेट वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की होगी, सारे चार्ज कैरियर्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, उसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका रिलेशन क्या होता है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एक रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसके साथ ही साथ और एक रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, दो रिलेशन आपको मैंने बता दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। 10 हो गया ना, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटालिक वायर विद इट्स एसआई यूनिट। देखो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो उसे कहा जाता है कंडक्टेंस G। अगर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लोगे तो उसे क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी सिग्मा कहा जाता है। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी ही आपको डिफाइन करनी थी, हाँ ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ एनी मेटालिक वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी J डिवाइडेड बाई पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक फॉर्मूला होता है। फाइन, अब एसआई यूनिट की बात कर लो। तो एसआई यूनिट या रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट पता है ना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू RL बाई A, दैट इज RA बाई L। RA बाई L होता है ना रेजिस्टिविटी, ओम मीटर होता है। ओम मीटर का जस्ट अपोजिट, दैट इज 1 अपॉन ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन ओम को मो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मो। तो कंडक्टिविटी का अगर यूनिट तुम्हें लिखना हुआ तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मो पर मीटर। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं लिखने के, आपको जो पसंद आ जाए। नाउ शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन विथ टेम्परेचर। तो देखो सिलिकॉन विद टेम्परेचर ना, ये थोड़ी सी बात, सिलिकॉन जो है कि कौन सा मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए देखो अभी तक हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती थी, इंक्रीज हो जाती थी, जैसे यहाँ हो रही है। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। ये किसके लिए, सिलिकॉन्स के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज भाई इधर बता देता हूँ मैं, ठीक है, इसको इधर बता रहा हूँ। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखा जाता है माइनस ई टाउ डिवाइडेड बाई m divided by e, where e and e got cancelled and the answer will be minus e into tau divided by m. This is mobility. Okay. ना इसके SI यूनिट की बात करो तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम। इस तरीके से आपका यूनिट आ गया।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। हाउ डज वन एक्सप्लेन इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर मेटल की रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो देखो होता क्या है ना कि किसी भी मेटल में जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे ना तो इनसाइड लैटिस वाइब्रेशन भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाते हैं। अब वाइब्रेशन या फिर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस कह लो आप, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब वाइब्रेशन के इंक्रीज होने से क्या घाटा है, वाइब्रेशन के इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन पे मूव कर रहे थे वो नहीं कर पाते हैं। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सारे एक डायरेक्शन में मूव करते हैं जो कि करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, करेक्ट और नॉट। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन सारे एक डायरेक्शन में ढंग से मूव नहीं कर पाते हैं जो कि कम टेम्परेचर पे मूव कर पाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन पे मूव नहीं कर पाने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, विच इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का बढ़ना ही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिड्यूस होना है, ठीक है। आती बात समझ में? चलो, रेजिस्टिविटी बढ़ गया मतलब करंट फ्लो कम होगा, करंट फ्लो कम है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, और यहाँ पे कुल मिला के वाइब्रेशन के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, इट मींस रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको इसे अपने शब्दों में लिख लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron in conductor. Use this relation to explain how the resistance of a conductor changes with rise in temperature. ठीक है, सेम चीज सेम बात बोल रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं इक्वेशन लिख देता हूँ करंट के टर्म में, I डिवाइडेड बाई NEA। अब इसका रिलेशन का यूज करके आपको अगेन वही चीज समझानी है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाई है, कुछ भी अलग नहीं है, वही बात लिखना है। रेजिस्टिविटी के लिए पूछे चाहे रेजिस्टेंस के लिए पूछे, सेम बात है भाई, है कि नहीं? सेम बात है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। रेजिस्टिविटी इज दी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होता है, लेकिन वो टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा चेंज कर जाता है। रेजिस्टेंस जो है ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 16, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। चलो, रेडियस के फंक्शन में आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो भाई, अपन ने ये ऐसे ले लिया, इधर में ले लेते हैं रेजिस्टेंस, इधर में ले लेते हैं रेडियस। तो रेडियस जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इजी हो जाता है या कम डिफिकल्ट होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी हो जाता है रेजिस्टेंस रेडियस के बढ़ने पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो इजीली फ्लो होगा ना चार्ज पार्टिकल इजीली फ्लो होंगे, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। समझ में आती बात? और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो रेजिस्टेंस के लिए तुम लिख लो क्या होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यहाँ पे लेंथ इक्वल दिया है तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रेडियस। तो रेडियस के बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मटेरियल सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 to 60, इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी बताइए। रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट बताइए, चलिए बताइए भाई। अब देखो, मैं दोनों का ग्राफ तुम्हें प्लॉट करके दिखा देता हूँ, फिर तुम अपने से ही सोचते रहना। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, सिलिकॉन, कॉपर। देखो, कॉपर इज अ मेटल, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है लैटिस वाइब्रेशन की वजह से। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है टेम्परेचर के साथ। अब बताओ, यहाँ पे कूल किया गया है कि हीट किया गया है? कूल किया गया है, मतलब कि आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट और नॉट? तो भाई देखो, कॉपर में जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक मतलब कम हुआ ना, सॉरी नॉट टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी तो कम हो रही है ना। तो कूल करने पर रेजिस्टिविटी कम हुई किसके लिए? कॉपर के लिए, ठीक है। और कूल करने पर रेजिस्टिविटी बढ़ गई किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। यही बात आपको लिखनी है, ये दो डायग्राम बनाना है और यही बात लिख देनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल,
डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? नहीं भाई, सारे के सारे मेटल एक डायरेक्शन में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। फिर से डायग्राम बनाऊं क्या? अगर फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहा था, इधर के फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर की ओर आ गया है, लेकिन मैक्सिमम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कुछ समय में मैक्सिमम चार्जेस का डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी सेम, जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना स्टार्ट होता है, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में मूव करें इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोलिजन भी होते हैं, कुछ इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ शो ऑन अ ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। शो ऑन अ ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ऑफ अ टिपिकल सेमीकंडक्टर। अभी तो बनाया ये, ठीक है, दिखा देना। चलो क्वेश्चन नंबर 20, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ मैंगनीन हैव सेम रेजिस्टेंस, विच वन इज थिकर? चलो एक अपन ने बना लिया भाई, एक कॉपर है और दूसरा सेम लेंथ का है, मैंगनीन है, ठीक है। दोनों का रेजिस्टेंस कहता है RC एंड RM आर इक्वल, RC इज इक्वल टू RM, ये कह रहा है रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है और हमें पता है कि कॉपर इज अ मेटल, तो मेटल का रेजिस्टेंस तो कम होना चाहिए था, इसका तो कम होना चाहिए था, लेकिन बढ़ा है, तो दैट मीन्स इट शुड बी बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री की वजह से ही चेंज आ सकता है। तो ये, लेकिन यहाँ पे लेंथ तो भाई सेम बता रहा है, इट मीन्स कि डेफिनेटली अब एरिया की वजह से ही कुछ परेशानी आई है। तो कॉपर का नॉर्मली तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल टू RM है, दैट मीन्स कि ज्योमेट्री की वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ा है, ठीक है। ज्योमेट्री की वजह से अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है तो ज्योमेट्री में एरिया को किस तरीके से अपन वेरी करें कि कॉपर की रेजिस्टेंस बढ़ जाए? तो भैया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो एरिया को घटाना होगा। इट मीन्स कि कॉपर का वायर आपको थिन बनाना होगा, तब जाके इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इट मीन्स थिक कौन सा है? मैंगनीन जो है कि थिक है। समझ में आ गई बात? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अपना दिमाग लगाओ और बता दो कौन सा दिक्कत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर SI यूनिट। अभी किया ना अपन ने रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज RA/L। अब इसका यूनिट बता दो भाई, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ही पूछा है ना, हाँ ओम मीटर, हो गया खत्म, और तो कुछ है नहीं। और रेजिस्टिविटी के बारे में आप एक बात जरूर बता देना कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मटेरियल पे डिपेंड करता है, लोहा है कि कार्बन है कि सिलिकॉन है कि स्टील है ना, उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस जो होता है शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। ये बात जरा सी आप बता देना। ना क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। A wire of resistance 8 ohm is bent in the form of a circle. What is the effective resistance? तो देखो जैसे सर्कल पे आपने एक किसी भी वायर को बेंड कर दिया तो और इस तरीके का कनेक्शन किया, तो ये एक्चुअली एक पैरेलल कनेक्शन दिखाई देता है मुझे इस तरीके का। क्या आपको भी दिखाई देता है? ठीक है। अब देखो इनिशियली रेजिस्टेंस क्या था, R इज इक्वल्स टू 8 ओम था, ठीक है। अब उसे कट करके 2 रेजिस्टेंस में बना दिया गया। जैसे ही आप कट करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर लेंथ आधा हो गया तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। दैट मीन्स नया रेजिस्टेंस क्या होने वाला है 4 ओम, और ये वाला कितना होगा 4 ओम। नाउ नेट रेजिस्टेंस अगर इस सर्किट का निकालना हुआ तो 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन इन 4 ओम, तो 1/R नेट विल बी इक्वल टू 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम, दैट इज इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2, एंड हेंस R नेट इज इक्वल टू 2 ओम। कैसे फटाफट बता दिया ना। चलो इजी क्वेश्चन है, 1 मार्कर है, आपको भी फटाफट ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 2 कंडक्टिंग वायर्स, यहाँ पे देखते हैं।
टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंड इन सीरीज। तो देखो ये एक अपन ने एक्स ले लिया और एक अपन ने वाई ले लिया, दोनों को सीरीज पे कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसे नाम दे दिया वाई, इसे नाम दे दिया एक्स, जो कि दिया हुआ है, ठीक है। कंडक्टिंग वायर एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल, दोनों का डायमीटर सेम है, मटेरियल अलग अलग है। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज ट्वाइस, नंबर डेंसिटी इन एक्स इज ट्वाइस द नंबर डेंसिटी इन वाई। और कहता है कि d ऑफ x एंड d ऑफ y डायमीटर इक्वल है। अगर डायमीटर इक्वल है तो एरिया ऑफ x एंड एरिया ऑफ y भी इक्वल होंगे, ठीक है, फाइन। और ये कह रहा है ये ट्वाइस ऑफ ny है, nx इज ट्वाइस ny, ये दिया हुआ है। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x इज ट्वाइस देन इन y, तो ये वाली बात होगी, ये वाली बात है ना। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाई एन ई एंड टेल मी एन ई इंटू एरिया। अगर मुझे x के लिए लिखना हुआ तो ये x हो गया। अब करंट x और y में दोनों में सेम होने वाला है या अलग अलग होने वाला है? क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में I तो सेम है, ठीक है। यहाँ पे nx लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का इक्वल है तो a ही लिख दिया मैंने, ठीक है। ये vdx की बात हो गई। अब vdy के बारे में सोचो, तो करंट तो भैया सेम है दोनों में, और ये ny हो जाएगा E एंड a x लिखो चाहे y लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ vdx डिवाइडेड बाई vdy निकालना है, तो करंट वाली बात तो खत्म हो गई। आप सीधे इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ny बाई nx मिलेगा, और nx की जगह पे आप 2 टाइम्स ऑफ ny लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो द आंसर vdx डिवाइडेड बाई vdy इज 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। टू आइडेंटिकल स्लैब्स ऑफ गिवन मेटल आर जॉइंड टुगेदर इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। तो देखो एक बार सीरीज कनेक्शन है, ये वाला सीरीज कनेक्शन है, ये वाला कौन सा है? पैरेलल कनेक्शन है। लेट सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ दिस ब्लॉक इज R, और सीरीज में कनेक्ट किया गया। अगर सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट किया गया, ये R है, ये R है, तो R नेट कितना होगा? जल्दी से बता दो भाई। 2 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ये R है, ये भी R है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो R नेट कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। 1/R प्लस 1/R का रेसिप्रोकल, है ना, R/2 हो गया। इसे केस A ले लेते हैं, इसे केस B ले लेते हैं, जो कि दिया ही हुआ है। तो इसे मैंने नाम दे दिया, ये वाला नाम दे दिया RA का, इस वाले को नाम दे दिया RB का। चलो रेशियो निकालना है, RA डिवाइडेड बाई RB दैट इज इक्वल्स टू 2R डिवाइडेड बाई R/2 एंड हेंस दिस इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 1 मार्कर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ 2 मार्कर क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।